बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब अदब चैनल कलम काफ़िला पाकिस्तान में हूँ गुल बख्शाल। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल की घंटी ज़रूर बजाएं। पेश खिदमत है मेरी कहानी मेरी ज़बानी। तसनीफ़ जा देखा तेरा अमेरिका, किस्त नंबर 4। बस स्टैंड पर मालूमात ऑफिस से पता चला कि फालकर्क 41 नंबर बस जाएगी और टिकट भी बस ही में मिलेगा। ग्लासगो से फालकर्क तक 2 घंटे के सफ़र में ये बस बाज़ारों और गलियों में गुजरने वाली लोकल बस है। 41 नंबर बस आई तो मैं अपने सामान समेत बस में सवार हो गया। सफ़र शुरू हुआ और मैं एक टिकट में 2 मज़े लेता रहा, एक सफ़र का मज़ा और दूसरा बाज़ारों, गलियों और कुदरती मनाजर का। 2 बजे बस फालकर्क के बस स्टॉप पर आकर रुकी। बस से उतरकर सामान एक तरफ रखा और पब्लिक कॉल बूथ से चौधरी आरिफ शाकिर को फ़ोन पर अपने आने की इत्तला दी। मैनचेस्टर से रवानगी के वक्त आरिफ शाकिर को फ़ोन पर आने की इत्तला कर चुका था, इसलिए वो मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। आरिफ शाकिर साहब कहने लगे, 10 मिनट में आपके पास पहुंचा। टेलीफोन बूथ से निकला तो सामने खारे के अफजाल साहब खड़े थे। अफजाल साहब से मेरी पहली मुलाकात आरिफ शाकिर साहब के घर उस वक्त हुई थी जब मैं जाहिद शाकिर के साथ दूसरी मर्तबा बरतानिया आया था। अफजाल साहब ने आरिफ शाकिर को फ़ोन पर बता दिया कि आप ना आए, मैं बख्शाली को घर लेकर आ रहा हूँ। और कोई 10 मिनट पैदल चलकर हम घर पहुंचे तो आरिफ शाकिर साहब बड़े प्यार और तफाक से बगलगीर हुए। आरिफ शाकिर के गले लगकर ऐसे लगा जैसे मैं अपने ही घर आ गया हूँ। आरिफ शाकिर साहब खारिया में 2 माह पहले उस्मानिया रेस्टोरेंट में मुझे मिले थे। शाकिर बरादरान मेरे घर और ज़ाती हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान में आरिफ शाकिर से मुलाकात में उन्हें बता दिया था कि इंग्लैंड जाने के लिए मेरा वीज़ा लग गया है। तो आपने कहा, देर किस बात की, किसी और मुकाम पर जाने की बजाय मेरे पास आए, अल्लाह करम नवाजी करेगा। तो मैंने आरिफ भाई से कहा, आरिफ भाई, इंग्लैंड में मेरा कौन है जिसके पास जाऊंगा? आरिफ भाई, इन दिनों मुझ पर करम की बरसात हो रही है। मुश्किल में ज़रूर हूँ, लेकिन अपने ख़ानदान के रोशन मुस्तकबिल से मायूस नहीं। अमेरिका के लिए वीज़े की दरख्वास्त दे चुका हूँ। चंद दिन बाद मेरा इंटरव्यू है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो पहले इंग्लैंड आपके पास आऊँगा। अगर इंग्लैंड में पाँव जम गए तो ठीक, वरना अमेरिका चले जाऊँगा। तो आरिफ शाकिर ने नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हुए कहा था, मैं इंग्लैंड में आपका इंतज़ार करूँगा। और आज 23 दिसंबर 1998 को वो इंतज़ार ख़त्म हो गया। आरिफ शाकिर साहब अपने फ्लैट में रहते थे। फैमिली पाकिस्तान आई हुई थी, इसलिए फ्लैट में वक्ती तौर पर उनके मुलाजिम भी उनके साथ मुकीम थे। अफजाल साहब ने चाय बनाई, हम तीनों बैठे चाय पी रहे थे। इस दौरान मैंने आरिफ साहब से कहा, आरिफ भाई, मुकद्दर का खेल देखिए, मैं अपनों से भी चुप कर पाकिस्तान से निकला हूँ। इसकी वजह मेरे वो अजीज दोस्त हैं जिनको मैंने अपने खूनी रिश्तों से भी ज़्यादा अहमियत दी थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो आस्तीन के सांप हैं। आप बखूबी जानते हैं कि मैं कलम के हवाले से खारे में अपनी पहचान हूँ। मैंने खारिया में बोली कमेटी शुरू की थी। 1 लाख से 6 लाख माहाना की बोली कमेटी में बड़े एतमाद से चला रहा था। ताजिर बरादरी और शहरी इस कमेटी के मेंबर थे, लेकिन कुछ सूदखोरों और मुनाफा परस्तों ने इस कमेटी को बदनीयती में ऐसा अंदाज दिया कि मैं और दरमियाने तबके के कमेटी मेंबर दलदल में दंसते चले गए। ज़रूरतमंद कमेटी मेंबर को महंगी बोली देकर कमेटी उठाना पड़ती, जिसकी अदायगी उसके लिए बोझ बनती गई। क्योंकि वो कमेटी के मेंबर थे और अपनी मर्जी से महंगी बोली पर कमेटी उठाते रहे, इसलिए मैं उन्हें रोक भी नहीं सकता था।
میں شاہد بخشالوی کے ساتھ ناروے گیا تھا۔ اس سے قبل آپ کے پاس 2 مرتبہ انگلینڈ بھی آیا تھا۔ ناروے سے واپسی پر دبئی میں مجھے بھائی گل محمد ساجن نے فون پر بتایا کہ آپ کے قریبی دوستوں نے آپ کے لیے بہت مشکل پیدا کر دی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ واپس نہ آئیں، کمیٹی ممبران پریشان ہیں، آپ کی کمیٹی نہیں چل سکے گی۔ تو میں نے بھائی سے کہا کہ مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہی پڑے گا، میں کمیٹی ممبران کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ کھاریہ واپسی پر مجھے پتہ چلا کہ کمیٹی ممبران میں چند سرمایہ داروں نے افواہ پھیلا دی ہے کہ گل بخشالوی نے کمیٹی کی رقم سے انگلینڈ میں ہوٹل خرید لیا ہے اور وہ اب پاکستان واپس نہیں آئے گا۔ اس شیطانی حرکت کے بعد سرمایہ دار طبقے نے جو کمیٹیاں اٹھائی تھیں ان کی ادائیگی بند کر دی۔ جو ممبران کمیٹیاں مہنگی بولی پر اٹھا چکے تھے ان کو بھی موقع ملا، وہ ویسے بھی ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں تھے، انہوں نے بھی ادائیگی بند کر دی۔ جن ممبران نے کمیٹی نہیں اٹھائی تھی وہ اپنی رقم کی واپسی کا تقاضا کرنے لگے، کیونکہ وصولی مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ اس لیے میں بے بس ہو گیا اور اس قدر مجبور کر دیا گیا کہ گھر سے نکلنا تک مشکل ہو گیا۔ باوجود ہر کوشش کے میں مشکل حالات سے نہیں نکل پا رہا تھا، یہاں تک کہ میرا پاسپورٹ تک کمیٹی ممبران کے کہنے پر ضبط ہو گیا۔ یہ میری زندگی کا دوسرا مشکل ترین دور تھا۔ عارف بھائی، میں حواس باختہ ضرور تھا، اس لیے کہ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، بچے زیر تعلیم اور بے روزگار تھے۔ البتہ خوشبختی یہ تھی کہ کھاریہ شہر میں مکان میرا اپنا تھا۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو آپ بیتی کی اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔